Welcome to the business studies class. Today we will discuss main documents used in company formation. Means कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं जो एक कंपनी को बनाने जरूरी होते हैं और जो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंपलसरी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? वो डॉक्यूमेंट्स है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है कि कंपनी के क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मीन्स किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, वो कौन सी कंडीशन है जिसके बेसिस पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। दैट इज डिफाइंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसे हम फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं और बाउंड्री वॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए इसको फाउंडेशन स्टोन कहते हैं। और बाउंड्री वॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स, राइट्स एक बार स्टेट कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं, उससे बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। तो कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी के साथ डील करती है, कोई एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कोई एग्रीमेंट करती है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बाउंड्री में नहीं आता, तो उसके लिए कंपनी, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस एग्रीमेंट के लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। तो इसलिए इसको बाउंड्री वॉल भी कहा जाता है, जिसको कंपनी क्रॉस नहीं कर सकती, और क्रॉस करती है तो उसके लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। So what is memorandum of association? How will we define it? It refers to that basic document of the company in which those condition are stated. ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिसमें वो कंडीशन स्टेट की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसके बेस पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसे हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसे फाउंडेशन स्टोन भी कहते हैं और बाउंड्री वॉल भी कहते हैं, क्योंकि कंपनी को जो भी ऑब्जेक्टिव्स या राइट्स इसके अंदर कंपनी ने स्टेट कर दिए, डिफाइन कर दिए, उससे बाहर कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। तो एक बाउंड्री बनाता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है कि वो क्या स्फीयर है, क्या दायरा है जिसके अंदर कंपनी अपनी एक्टिविटीज कर सकती है। शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, या किसी भी पर्सन के लिए जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है। नेक्स्ट, लेट अस सी द कंटेंट्स, क्लोजेस और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें क्या क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या एक्चुअल में इसमें लिखा क्या जाता है। लेट अस सी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम 6 क्लॉजेज में डिवाइड करते हैं। इसमें जो भी कुछ हम स्टेट करते हैं वो 6 क्लॉजेज में डिवाइड है। वो 6 क्लॉजेज कौन से हैं? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सबसे फर्स्ट है नेम क्लॉज। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है इसके क्लॉज के कि इसमें क्या हमें स्टेट करना है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस नाम से होगा, क्योंकि किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी कंपनी का नाम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। किसी भी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन, किसी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन किससे होती है? उसके नेम से होती है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका नाम होना जरूरी है। तो नेम क्लॉज में कंपनी का नेम स्टेट किया जाता है कि कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड होगी। ठीक है। अब कंपनी का नेम चूज करने में कंपनी को क्या है, पूरी लिबर्टी है, कोई भी नेम वो चूज कर सकता है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं जो उसे ध्यान रखनी है नेम चूज करते हुए अपने बिजनेस के लिए? वो रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट है, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी कोई भी ऐसा नाम चूज नहीं कर सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो, ऑब्जेक्शनेबल हो। जैसा कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 20 में दिया गया है
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी कोई ऐसा नेम रख लेती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विद दैट नेम, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस नाम से नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो नेम क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए तो आइडेंटिकल नेम हम यूज नहीं कर सकते, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से क्या हो, मिलता जुलता नाम हो, रिजेंबल करता हो, ऐसा नेम भी चूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज must not be prohibited under Emblem and Names Act 1950। इस एक्ट के अंडर भी ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इस एक्ट के अंडर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी कंपनी अपने नेम के लिए क्वीन, किंग, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, स्टेट इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर सकती, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसी तरह से कुछ और चीजें भी हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है यूज करने से, कि यूएनओ का कोई भी नेम, पिक्चर, सील नहीं यूज कर सकती, ना ही डब्ल्यूएचओ का। इसी तरह से किसी भी सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी का कोई भी सील या एम्बलम कंपनी अपने नेम के लिए चूज नहीं कर सकती, और ना ही कंपनी इंडियन नेशनल फ्लैग का यूज कर सकती है कंपनी के नेम के लिए। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कंपनी को ध्यान रखनी है अपनी कंपनी के लिए नेम चूज करने से पहले। लास्ट इज यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का, तो आई टोल्ड यू कि जब पब्लिक कंपनी होती है तो उसके पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना इट इज मैंडेटरी, एंड फॉर ए प्राइवेट कंपनी वी यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। सो ये दो वर्ड यूज करने जरूरी हैं। इफ इट इज पब्लिक कंपनी तो लिमिटेड वर्ड विल बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, एंड इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड शुड बी यूज्ड, ताकि हर पर्सन को जो कंपनी के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, और इसकी लायबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट क्लोज इज सिचुएशन क्लोज। अब सिचुएशन क्लोज क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाता है? सिचुएशन क्लोज में ये लिखा जाता है कि किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कंपनी की नेशनलिटी क्या है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कंपनी का जुरिस्डिक्शन एरिया कौन सा पड़ेगा। तो इसीलिए सिचुएशन क्लोज बनाया जाता है, और जिसमें कंपनी को अपना फुल एड्रेस देना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन के टाइम। बट अगर ऐसा नहीं किया गया है, कंपनी का जो फुल एड्रेस है नहीं दिया गया है, तो कंपनी को रजिस्ट्रार के पास कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस देना होगा। कंपनी के कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या इनकॉर्पोरेशन जो भी पहले हो उसके 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना होगा। तो सिचुएशन क्लोज क्या है? सिचुएशन क्लोज हमें ये बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है, क्या उसका फुल एड्रेस है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या मतलब है? रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब है ऐसा प्लेस जहां पर कंपनी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाती हैं, जो भी वो बुक्स मेंटेन करके रखता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, वो कहाँ है? वो रजिस्टर्ड ऑफिस वही प्लेस होता है जहां पर कंपनी के साथ कोई भी हमने कोई कम्युनिकेशन करना है, उसको कोई भी नोटिस भेजना है, लेटर भेजनी है, तो किस एड्रेस पर भेजे जाएंगे? कोई एड्रेस तो होना चाहिए ना। हम भी किसी को लेटर भेजते हैं, कोई कुछ भी भेजते हैं, तो एक एड्रेस इज रिक्वायर्ड। जस्ट लाइक दैट कंपनी भी तो क्या है, एक पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका भी क्या होना चाहिए कि एड्रेस होना चाहिए। तो इसलिए उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सिचुएशन क्लॉज में दिया जाता है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो कंपनी से रिलेटेड तो कहाँ मिलेगी? वो रजिस्टर्ड ऑफिस से मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और हो और वो अपना बिजनेस क्या कर रही हो, किसी और प्लेस से रन कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है।
तो हम क्या कहेंगे, सिचुएशन क्लोज क्या है? सिचुएशन क्लोज ऐसा क्लोज है जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, क्या है, ये बताती है, वो सिचुएशन क्लोज कहते हैं उसे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लोज। अब ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी एस्टेब्लिश की गई है, कंपनी की पावर्स क्या है, लिमिट्स क्या है, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लोज। तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स और ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसके लिए कंपनी एस्टेब्लिश की गई है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको हम मेन ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और इसमें वो ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड होंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल है, वो ऑब्जेक्टिव्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद है ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्टिव्स। अगर मेन ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जिनकी कभी नेसेसिटी अराइज होती है कि वो भी हमें अचीव करने हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या नहीं किए, मेंशन नहीं किए, उन्हें हम कहते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अगर कंपनी जरूर समझे, नीड अराइज हो तो वो भी अचीव करने पड़ेंगे हमें, वो हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनीज नहीं है और जिनका काम किसी एक फिक्स स्टेट में नहीं है, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि वो किस किस स्टेट में उनका, उन सभी स्टेट्स के नेम भी बताने होंगे जहां पर वो क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, जिन जहां से। तो ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि मेन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा अगर नीड अराइज होती है तो और कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे जो अचीव करने पड़ सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए हमारे? इमोरल नहीं होने चाहिए। जो हमारी सोसाइटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इमोरल नहीं होने चाहिए। लाइक प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल, कोई भी इलीगल नहीं वर्क नहीं कर सकते, जैसे स्मगलिंग है, गैम्बलिंग हाउस चलाना है, ये सब क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है। तो कोई भी इलीगल पर्पस हमारा नहीं होना चाहिए। अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक हम किसी फॉरेन एनिमी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या हम अपनी मार्केट में मोनोपोली बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं जो इमोरल हो, इलीगल हो और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। सो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है, मेन ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हेल्पफुल होंगे ऑब्जेक्टिव्स, उन्हें भी डिफाइन करती है। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स इमोरल, इलीगल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज इज लायबिलिटी क्लॉज। अब लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी क्या डिफाइन करती है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी। तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है? और लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, उनकी लायबिलिटी कितनी है? उनकी लायबिलिटी उतनी है जितना शेयर्स उन्होंने कंपनी से खरीदे हैं, उनकी जो टोटल फेस वैल्यू है उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है। मीन्स कंपनी के वाइंड अप होने के टाइम उनसे उतना ही अमाउंट मांगा जा सकता है जो कि उन्होंने अभी तक शेयर्स जब परचेज किए थे उनसे कंपनी ने अभी नहीं मांगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने 200 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर है 100 रुपीज का, तो कंपनी ने अभी 100 में से 75 रुपीज ही कॉल किए हैं, अभी 25 रुपीज कंपनी ने मांगे ही नहीं। तो कंपनी कितने और मांग सकती है? उस पर्सन की लायबिलिटी कितनी और है शेयर होल्डर की? 25 रुपीज पर शेयर है। 25 इंटू 200 कितने हो गए? 5000 रुपीज। तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 5000 रुपीज तक है, इससे ऊपर नहीं है। दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, कि अगर किसी शेयर होल्डर ने गारंटी दी है कि वो कंपनी के वाइंड अप के टाइम, कंपनी जब वाइंड अप होगी उस टाइम कोई अमाउंट देने की गारंटी देता है, तो उसे कहते हैं
लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। तो उसकी जो गारंटी, जो उसकी लायबिलिटी होगी उस गारंटीड अमाउंट तक हुई होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर किसी मेंबर ने, किसी शेयर होल्डर ने कि लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उसकी लायबिलिटी, दो लायबिलिटीज बन जाएंगी उसकी। एक तो जो अनपेड वैल्यू है शेयर की वो, प्लस जितने अमाउंट का उसने गारंटी दी है, दोनों लायबिलिटी होंगी उसे वाइंडिंग अप, कंपनी वाइंड अप होने के टाइम। तो कंपनी उससे क्या मांग सकती है, जो अनपेड वैल्यू है शेयर की वो भी मांग सकती है, प्लस मांगेगी, और प्लस जो गारंटी है वो भी उससे क्या करेगी, मांग सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने केस लिया था अभी 5,000 रुपीज का, तो 5,000 तो उसे पे करना ही है, क्योंकि 200 पर 75 तो पे कर चुका है वो 200 शेयर्स पर। फिर 25 रुपीज अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं की, तो 25 रुपीज तो कंपनी वो कॉल कर सकती है जब कंपनी वाइंड अप होगी। प्लस उसने मान लिया 1 लाख रुपीज की गारंटी भी दे रखी है, तो 1 लाख रुपीज कंपनी वो डिमांड कर सकती है। इससे ऊपर का उस मेंबर की कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी कोई पर्सनल एसेट को यूज नहीं किया जा सकता कंपनी के लोन पे ऑफ करने के लिए। तो लायबिलिटी क्लोज में ये मेंशन किया जाता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी है, कैसी होगी उनकी लायबिलिटी, दैट इज स्टेटेड। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज। ये हमारा 5th क्लोज है। अब कैपिटल क्लोज में क्या लिखा जाता है, कैपिटल क्लोज में ये मेंशन किया जाता है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने अमाउंट का के शेयर्स इशू करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज है और एक शेयर है 10 रुपीज का, तो कंपनी टोटल कितने शेयर इशू करेगी अपने लाइफ टाइम में, 1 करोड़। इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। अपने लाइफ टाइम की बात हो रही है, मीन्स जब तक कंपनी चलेगी तब तक की बात हो रही है। 1 ईयर 2 ईयर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है पूरी लाइफ की, जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी तब तक। तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपीज के ही शेयर इशू कर सकती है। और वो किस टाइप के शेयर इशू करेगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी या इक्विटी शेयर इशू करेगी, इसकी डिटेल देना जरूरी नहीं है। वो डिटेल हम देंगे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और जो डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर्स, उनके राइट्स क्या होंगे, ये भी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताएंगे। तो जो ये कंपनी के लिए क्या करती है, एक लिमिट क्रिएट करती है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने अमाउंट का शेयर इशू कर सकती है, उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इससे ज्यादा के शेयर वो इशू नहीं कर सकती। इसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। और अगर कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, इससे ज्यादा अमाउंट के शेयर इशू करना चाहती है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करनी होगी। जो भी पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर करता है, उस हर मेंबर को कंपनी का कम से कम एक शेयर खरीदना कंपलसरी है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर भी होते हैं कुछ पर्सन्स के। तो उन पर्सन्स को जो सिग्नेटरीज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उन सभी को मिनिमम एक शेयर खरीदना कंपलसरी है। तो ये था हमारा कैपिटल क्लोज, जो हमें बताता है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में टोटल कितने अमाउंट के शेयर इशू करेगी, उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, और इससे ज्यादा के शेयर इशू वो नहीं कर सकती। अगर वो करना चाहती है तो सबसे पहले उसे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना होगा। उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट इज एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये हमारा लास्ट क्लोज है। इसमें जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं अपने, और वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी इंटेंशन की वो क्या करना चाहते हैं, कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं इस क्लोज के जरिए। और इस क्लोज में क्या लिखा जाता है, वी द फॉलोइंग पर्सन हुज नेम एंड एड्रेसेस आर मेंशन बिलो। हम सभी पर्सन जिनके नेम और एड्रेस नीचे लिखे गए हैं,
आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू कंपनी, हम सभी मिलकर एक कंपनी बनाना चाहते हैं। इन परस्यूएंस ऑफ दिस लॉ, कंपनीज एक्ट के अंडर मीन्स लॉ के अंडर बनाना चाहते हैं। एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ कंपनी सेट अपोजिट ओवर रिस्पेक्टिव नेम्स, और हम एग्री करते हैं उतने शेयर्स लेने के लिए जो हमारे नेम के सामने मेंशन है। और इस क्लोज के बाद जो भी सिग्नेटरीज होते हैं, जो साइन करते हैं, वो अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं वो क्या करते हैं, उस पर अपने लिखते हैं। और उसके सामने सबके क्या होने चाहिए, सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट क्लोज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। सो लाइक दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बता रहा है, कंपनी की पावर्स बता रहा है, राइट्स बता रहा है, ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है कि इसका क्या नेम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसकी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, कितनी अपनी लाइफ टाइम में वो मैक्सिमम कैपिटल इशू करेगी विद द हेल्प ऑफ शेयर, कैपिटल कलेक्ट कर सकती है मींस, और इसके थ्रू एक बाउंड्री क्रिएट होती है जिसके अंदर रहकर ही कंपनी को वर्क करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।